नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, और इस पे बात करने के लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही मकबूल शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पर बहुत विस्तार के साथ बात करेंगे। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से आए हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन की, और वाइस प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडीज के, और फॉर्मर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट के अवध यूनिवर्सिटी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। हेलो हल्द्वानी के समस्त श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं के लिए यही जानना चाहेंगे कि बौद्धिक संपदा जब नाम आता है तो कहीं न कहीं रचनात्मकता, नवाचार और व्यापार को बढ़ावा देने की बात होती है। तो इसका बेसिक से अगर हम शुरू करें तो ये है क्या कानून, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और कब ये भारत में आया, इसका थोड़ा सी विकास यात्रा हम। हाँ मैडम, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार ये किसी भी प्रकार के, जैसा आपने बताया कि इनोवेशन या किसी भी अपने वर्क को लीगल राइट देता है। कि होता ये है कि लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो उनका कार्य है, उसको कॉपीराइट कोई दूसरा का अधिकार ले लिया तो उनका जो राइट है वो समाप्त हो जाता है। तो आईपीआर हमको लीगल राइट प्रदान करता है कि हमारा जो भी इन्वेंशंस है वो अपने कल्चर के हेरिटेज को लेकर हो सकता है, हमारा एकेडमिक्स हो सकता है, हमारा सोशल हो सकता है। तो ये इकोनॉमी के तीनों ही सेक्टर से कंसर्निंग जो पीपुल्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो और टर्टियरी सेक्टर हो। हर सेक्टर में जो भी हम इन्वेंशंस कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, अपना जो मूल वर्क कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को डेवलप कर रहे हैं, अपना कटेज इंडस्ट्री या एमएसएमईज को कर रहे हैं, तो हर प्रोडक्शन को लेके आईपीआर आपको लीगल राइट प्रदान करता है। और मेरी तो ये राय है कि हर व्यक्ति को इस आईपीआर के अंतर्गत अपने रिसर्च को, अपने वर्क को इनरोल कराना चाहिए, जिससे उनके वर्क को कोई दूसरा कॉपी ना कर पाए, उसमें कोई भी दूसरा अपना अधिकार न जता पाए। इसके लिए निश्चित रूप से हमें आईपीआर के अंतर्गत जाना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है, तमाम इसके एक्ट्स बने हुए हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि आपके मूल वर्क आपके नाम से हो, कोई दूसरा उसका अनैतिक लाभ न ले पाए। जी जी जी। सर, हमारा जो भारत देश रहा है बहुत ही विविधता भरा देश है। यहाँ पर जो नॉलेज है, यहाँ पे जो कोई नवाचार है, तो वो सामूहिक रूप से प्रोडक्शन उनका होता रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये राइट्स, पेटेंट जो है वो कहीं एक को राइट देता है कि वो सबका श्रेय ले जाए। तो ऐसे देश में पेटेंट कानूनों में कैसे हम सामूहिकता को बढ़ावा दें, या फिर हम अपनी ट्रेडिशनल चीजों को भी हम जीवित रखें कि वो किसी एक का राइट नहीं है, वो सबकी सामूहिक उत्पत्ति है। तमाम परंपराओं की बात करें तो वो किसी एक की उपज नहीं होते हैं, उसमें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कुछ न कुछ ऐड होते जाता है। तो ऐसे में फिर पेटेंट कानून कहाँ पे कैसे लागू होगा? देखिए मैडम, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है कि जो भी सोच होती है ये किसी इंडिविजुअल की सोच होती है और ग्रुप एफर्ट्स के द्वारा उसको हम प्रमोट करते हैं। तो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इसमें लीगल राइट किसको जाएगा। तो जो व्यक्ति क्रिएटर है, जो व्यक्ति इसको क्रिएट कर रहा है, उसका मूल नाम होता है, मींस प्राइमरी या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम वो होता है। बाकी ग्रुप में जितने मेंबर हैं उनका भी नाम हम फॉर्म में सबमिट करते हुए उनके नाम ये हो जाएगा। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी यदि किसी भी प्रकार का कोई इन्वेंशन करती है तो उसका एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, उसके साथ को इन्वेस्टिगेटर होगा, उसके साथ पूरी टीम होगी। तो पूरी टीम के नाम, तो जो ये एज सच पेटेंट होगा ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से होगा, और उसका जो कंसर्निंग पर्सन होगा जो उसको कर रहा है वो उसको लाभार्थी के रूप में उसको भी लाभ दिया जाएगा कि इन्होंने इस तरीके का वर्क किया। जैसे आपके यहाँ जो बुक्स हैं, किताबों का पब्लिकेशन होता है, आप विभिन्न प्रकार के मीन्स जो प्रोफेसर्स हैं, जो विद्वजन हैं, उनसे किताब को लिखवाते हैं, चैप्टर्स को आप उसको लिखवाते हैं। तो उस चैप्टर्स को लिख रहा वो व्यक्ति, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी राइट है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को होता है। मैं भी सौभाग्यशाली रहा कि जब प्रारंभ में आपका ये विश्वविद्यालय खुला तो ग्रोथ एंड प्लानिंग और डेमोग्राफी के कुछ चैप्टर्स मैंने आपके यहाँ लिखे, लेकिन उसका लीगल राइट मुझको नहीं मिला क्योंकि उसको आपने पेमेंट कर दिया। लेकिन ग्रुप एफर्ट्स है, उस बुक में कई प्रोफेसर्स के चैप्टर्स आए, लेकिन उसका जो लीगल राइट हुआ वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को हुआ। तो आप सामूहिकता को इससे प्रमोट कर सकती हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात की, हेरिटेज और कल्चर, क्योंकि उत्तराखंड जो है ये अपने आप में हेरिटेज
और कल्चर और रिलीजियस टूरिज्म को अपने आप में संजोए हुआ है। जैसे नंदा देवी की कथा हम सुनते हैं, तो नंदा देवी की कथा मैं जहां भी सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि पता नहीं इसका आईपीआर के अंतर्गत पेटेंट इन लोगों ने लिया कि नहीं लिया, कॉपीराइट लिया कि नहीं लिया। तो ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि उस एरिया के जो इसके क्रिएटर रहे हैं उनसे इनिशिएट करके पूरे ग्रुप को इसके अंतर्गत लाया जाए। तो शायद वो जो कथा है वो उत्तराखंड के नाम उसका कॉपीराइट हो जाए, उसका पेटेंट हो जाए, जिससे लोग उसका प्रयोग करते हुए कहीं कोई दूसरे प्रदेश के लोग उस कथा का कोई दूसरा लाभ न ले पाए, या जो व्यक्ति उससे करता है, उत्तराखंड में भी वो रीजन वाइज होगा, तो उस रीजन के अलावा दूसरे रीजन वाले उसका लाभ न ले पाए लीगल राइट के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम सामूहिकता को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो फिर वही होगा जो हल्दी के साथ हुआ, राइट, कि विदेशी कंपनियां आके अपना पेटेंट करवा गई और हम देखते रह गए, हमारी बासमती, हमारा नीम, हमारी हल्दी। तो सर थोड़ा सा बेसिक पे हमने बताया, तो हम आगे थोड़ा प्रकारों पे क्या बात करें कि बौद्धिक संपदा कितनी तरह की हो सकती है? नहीं, जैसे मतलब पेटेंट है, कॉपीराइट है। बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। जब इसके अंतर्गत हम जाते हैं तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईपीआर की जो हम बात करते हैं, इसके वेरिएबल्स हैं, जैसे पेटेंट है, ट्रेड मार्क्स है जो आपका बिजनेस सेक्टर में है, आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन है जो भी इंडस्ट्रियल मतलब सेकेंडरी सेक्टर की हमारा बात करता है। तीसरा प्लांट वेराइटीज है, चूंकि मेडिकेटेड वैल्यू के बहुत से प्लांट्स उत्तराखंड की इकोनॉमी में पाए जाते हैं, तो उसका भी हम उसको चिन्हित करें और उसको आईपीआर के अंतर्गत ला सकते हैं। एकेडमिक्स में कॉपीराइट होता है कि हम सब लोग जानते हैं, ये जो भी रिसर्च स्कॉलर है उसको रिसर्च को भी कहा जाता है कि कॉपीराइट कोई ना ले। उसको भी हम प्लुरलिज्म चेक कराने की बात करते हैं कि कहीं से कॉपी तो नहीं किया है। उसका परसेंटेज फिक्स है कि मिनिमम 10% से नीचे आएगा तो वो कॉपीराइट नहीं माना जाए, अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, मीन्स आपकी थीसिस सबमिट नहीं हो सकती। तो ये कॉपीराइट होता है। अगला जो बहुत ही अच्छा है, जो उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की बात करते हैं, जीआई टैग की बात करते हैं। ये मैम सबके ऊपर लागू होता है, चाहे कंज्यूमेबल कमोडिटी हो, मतलब ड्यूरेबल कमोडिटी हो, हर पे लागू होता है। जैसे हमारे यहाँ बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला अयोध्या में, तो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये चिन्हित करना होगा कि किन किन को हम जीआई टैग के अंतर्गत ला सकते हैं। तो जो सीनिक ब्यूटी है, जैसे जो आपका लैंडस्केप है, यदि कल्चर और हेरिटेज की बात करते हैं, तो लैंडस्केप को जो बेहतर है उसको हम जीआई टैग के अंदर लाएंगे तो लोग वहां जाएगा और टूरिज्म वहां पे डेवलप हो सकता है। तो ऐसे जो मेडिकेटेड वैल्यू के जो प्लांट्स हैं, जो सीनिक ब्यूटी है, उसका हम जीआई टैग करते हुए ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के अंतर्गत ला सकते हैं। अगला है लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जो भी सर्किट आप डेवलप करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 धाम है, हम लोग काफी लकी है कि हम भी दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं, तो इसका एक डेवलपमेंट का लेआउट बनाया जाए, सरकार उसका प्रयास करे। लोगों को, जो रिसर्चर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, जो सोशल वेलफेयर में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको जोड़ा जाए और वो सर्किट डेवलप करते हुए हम उत्तराखंड के लिए आईपीआर का दायरा बढ़ा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी हो सकती है और उसको फिर जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए। एक्ट्स बने हुए हैं कि उसकी एकेडमिक थेफ्ट नहीं हो सकती, तो उसको करने के लिए सरकार का भी सहयोग आवश्यक है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। उत्तराखंड की इकोनॉमी में बहुत चीज ऐसा होगा जो कि यहाँ का मूल है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि उसको वो कैसे लीगल राइट के अंतर्गत ले आए। तो निश्चित रूप से सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है उसका भी दायित्व। कोई एग्रीकल्चरिस्ट ऐसा है जिसको उसके प्रोडक्ट के बारे में, अभी आपने हल्दी नीम इसकी बात की कि विदेशी के लोग ने उस पर अपना लीगल राइट रख दिया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये हमारा वेदों से ही हल्दी वगैरह का महत्व रहा है, प्रोडक्शन यहाँ पे होता रहा है। बासमती चावल की आपने बात की, तो यहाँ पे भी मेडिकेटेड प्लांट हैं, उसके लिए हमें जाना चाहिए। ये भी नेचर ने इसको बहुत कुछ उत्तराखंड को दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि एक समिति बनाए जिसके आधार पर ये चिन्हित करे, और जो लेमैन है, जो इलिटरेट पर्सन है, उसको बताया जाए। क्योंकि प्रोसीजर होता है मैम, राइट लेने के लिए आपको फाइलिंग करनी होगी, प्रोसेस करना होगा, तो उस प्रोसेस में समाज का हर व्यक्ति उनके साथ जुड़े, उनको बताए कि आपका प्रोडक्ट है, आपको लीगल राइट मिलेगा, तो ये आपके बेनिफिट्स होंगे। तो इससे इन टाइप्स के अंतर्गत हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दायरे को बढ़ा सकते हैं और ओवरऑल उत्तराखंड की इकोनॉमी के लाभ होने के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी काफी लाभ होगा। क्योंकि एक बार लीगल राइट मिल गया तो उसकी रॉयल्टी आपको आती रहेगी और निश्चित रूप से उनका इनकम और एम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ेगा। तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जी। सर, जैसे काफल उत्तराखंड का एक बहुत ही प्यारा पॉपुलर फल है, तो उसका जीआई टैग क्या किसी व्यक्ति के नाम से होगा या स्टेट के नाम से होता है? देखिए, जो काफल फल की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो एसेट है ये स्टेट का प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इसके अंतर्गत भौगोलिकता के कारण यहाँ का नेचर ऐसा है कि वो यहाँ पे फल पैदा हो रहा है। तो इसके लिए जो एग्रीकल्चरिस्ट उसको पैदा करे, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में
मलिहाबाद का एरिया है, वहां पे दशहरी आम है। तो वहां पे जो कृषक हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो उसको पैदा करता है, तो उन लोगों ने इनिशिएट लिया। तो ये भी क्या होगा कि सामूहिकता की बात करेगा, ग्रुप में जाएगा, क्योंकि इस फल को किसी ने बनाया नहीं है, नेचर ने आपको दिया है। तो इसका जो आपको लाभ जाएगा वो व्यक्ति विशेष जो उसको इनिशिएट करेगा कि वो प्रोसेस करे कि हमको इसका कॉपीराइट मिलना चाहिए, हमें इसको पेटेंट होना चाहिए। और जो ओवरऑल जाएगा ये स्टेट का हो। जैसे मैंने बताया ना कि वहां पे हमारा बेसन का लड्डू हर लोग बनाता है, लेकिन वो अयोध्या के नाम से है। जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई है, यस, बाल मिठाई है, नैनीताल की बाल मिठाई है, स्टेट के नाम से सब। यस, स्टेट के नाम से ही। हाँ, व्यक्ति नहीं, जो जिसने क्रिएट किया। सपोज कीजिए बाल मिठाई किसने बताया, इसका यस, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही थी, ये खोजना होगा। अदरवाइज ये स्टेट को जाएगा या डिस्ट्रिक्ट को जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यही चीज है। जैसे जो नैनीताल है या अल्मोड़ा की आपने बात किया, बाल मिठाई जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो सकता है। हमारे यहाँ बेसन का लड्डू है और बेसिकली हमारे यहाँ गुड़ है। पीलीभीत आपके बगल है, तो वहाँ पे बांसुरी जो बजाई जाती है, कन्हैया जी बजा देते, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है, तो गुड़ हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। तो गवर्नमेंट को ये करना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो भी इस तरीके का, जैसे काफे फल की आपने बात की, जो भी मेडिकेटेड वैल्यू के प्लांट हैं, उनको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वो घोषित करे। तो उसमें क्या हुआ, जीआई टैग भी लग गया और कंसर्निंग व्यक्ति को उसका पेटेंट या कॉपीराइट का जो लीगल राइट है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग उस फल को, उसके प्रोडक्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है ना, लोग जानेंगे। जैसे आपकी बाल मिठाई काफी फेमस है, जब भी मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हाँ, बाल मिठाई नैनीताल से ले आइएगा। तो नैनीताल से ले आने की बात है, मीन्स बाल मिठाई लोगों के दिमाग में है। अब इसका लीगल राइट लेने का काम सरकार का है कि सरकार उसको बताए कि हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोडक्ट है जिसको कि हमें प्रमोट करना है। तो ये जो प्रमोशन होता है, इस प्रमोशन के आधार पर हम आप देखेंगे कि आप इसको जीआई टैग के अंतर्गत ला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। जी, तो अभी तो काफी प्रयास हो रहे हैं। जीआई टैग काफी पिछले साल 28-29 वस्तुओं को तो पिछली बार ही मिला है। जी, तो लोग अब अवेयर हो रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, एग्जैक्टली, चूंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है। चूंकि आज क्या है, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हम कर रहे हैं। और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी भी यंग है, डायनेमिक है, और उनकी सोच भी विब्रेंट है, व्यापक रूप में सोचते हैं। मैं उनको अक्सर देखता हूँ कि वो मंदिर जाते हैं और उसका प्रचार करते हैं, अपने एफबी पे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर तो वो ये बताना चाहते हैं कि टूरिज्म के लिए या रिलीजियस टूरिज्म के लिए उत्तराखंड से अच्छा डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। आपके यहाँ जैसे सोशल की बात करें तो डेस्टिनेशन मैरिजेस के लिए भी लोग उत्तराखंड को काफी प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और जो भी इसके, जैसे आपके यहाँ जिम कार्बेट पार्क वगैरह भी है, आपके यहाँ वाइल्ड लाइफ भी है, तो उसको भी हम जीआई टैग के अंतर्गत या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत लीगल राइट के दायरे में ला सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम और आपको, जो विद्वत जन है, जो सुधी जन है, वो लेमैन को बताएं कि डेवलपमेंट तो वही करेगा, गांव का व्यक्ति उसकी सीनिक ब्यूटी बनाएगा, वर्क वो करेगा, प्रोसेसिंग का कार्य हम लोग करेंगे, जो एकेडमिक्स का कार्य है वो करेगा। तो उसको लीगल राइट मिलेगा, उससे सोसाइटी का भी लाभ होगा, इंडिविजुअल का भी लाभ होगा, और ओवरऑल अपने स्टेट को भी लाभ होगा। सर, बौद्धिक संपदा कानून क्या किसानों के लिए भी लाभकारी है? कहीं उनके अधिकार तो नहीं छिन रहे हैं? जैसे कि जब अमेरिका की मोंसेंटो कंपनी जब आई थी बीटी कॉटन लेकर, तो फिर ये था कि किसानों के अधिकार भी रहने चाहिए। उनके परंपरागत जो बीज बोने का अधिकार है, बीजों के आदान प्रदान के अधिकार हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। तो अभी तो सरकार ने कुछ एक ट्रेडिशनल कोई लाइब्रेरी भी बनाई है, डिजिटल लाइब्रेरी नॉलेज सिस्टम को लेकर। तो इस दिशा में भी कुछ काम हो रहा है कि किसानों के हित भी संरक्षित हों, कंपनियां केवल मुनाफा ही न बटोरें इन बौद्धिक संपदा कानूनों से। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका मैम है कि जैसे किसानों का हित सर्वोपरि है। होता क्या है कि किसानों को लोग मिसगाइड करने की बात करता है कि जैसे डंकेल प्रस्ताव आया, WTO का जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं IPR की बात करता है। तो वहां पे ये हुआ कि बीज का हम उनसे लेंगे और उसको अपने एग्रीकल्चरिस्ट, जो किसानों की बात की, कि वो उसको रोपण करेंगे और उसका जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का जो आउटपुट हमारा आएगा, उसको हम उन कंपनियों को बेचेंगे। तो लोगों ने ये यहाँ पे कह दिया कि उनको बेचने का मतलब है कि वो लो लेवल प्राइस पर आपका प्रोडक्ट लेंगे। ऐसा कहीं नहीं है। वो जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से 10% रिस्ट्रिक्ट करके वो लेंगे। उनका केवल कहने का मतलब ये है कि आगामी 5 साल तक, 10 साल तक जो उनको कॉपीराइट जितना दिया गया है, अगर उसकी बात करें पेटेंट का जैसे है, तो ये 20 साल का प्रोटेक्शन देता है। जब हम ट्रेड कॉपीराइट्स की बात करते हैं तो ये 60 साल तक का जो है आपको कॉपीराइट का राइट देता है। ट्रेड में आप मार्क्स की बात करते हैं, जैसे ब्रांड आइडेंटिटी, जैसे डंकन का मैंने नाम लिया, तो ये 10 साल का ही है।
10 साल के बाद वो एग्रीकल्चरिस्ट जिस भी बीज को ले रहा है वो स्वतंत्र है कि वो अपना उसका उपज करे या ना करे। दूसरी बात, जो किसान कोई भी फसल को पैदा करता है तो पैदा करने के पीछे उसका ऑब्जेक्ट ये है कि मार्केटिंग के द्वारा उसको इनकम मिल जाए, यही तो उद्देश्य होता है ना, जो उसको उपभोग करना नहीं है। और उपभोग के लिए वो अपना निकाल लेता है। कभी भी कोई भी विदेशी कंपनी ये नहीं कहती कि आपको जो उपभोग करना है वो आप उपभोग नहीं कर सकते। जैसे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती होती है, वो टोटल मेडिकेटेड वैल्यू का प्लांट है। अब अफीम को यदि किसान खा लेगा तो नशा हो जाएगा, तो वो काफी काटली बिकता है। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर लाइसेंस की व्यवस्था इसलिए लगाती है कि अगर वो लोग ओपन कर दे तो लोग उसका मिसयूज करेगा। तो जैसे जो गेहूं है, धान है, या डंकल प्रस्ताव जो था उसमें तो जो ट्रेडिशनल जो हमारी फार्मिंग होती है इसके बीज हैं, तो उसमें इस तरीके का कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये था कि बीज आपको लेना है और आगामी 10 साल तक रेट जो आप मार्केट तय करेगी उससे भी 110% वो आपको देने की बात करेंगे। एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट पे आप तैयार हैं। सपोज कीजिए कि आप उस एग्रीमेंट में तैयार नहीं होते हैं तो आप कह दीजिए कि नहीं, मैं इस एग्रीमेंट को फॉलो अप नहीं करता, उसमें बार्गेनिंग मैम करना पड़ता है। तो कंपनियां, वो फॉरेन कंपनियां वो तैयार होती हैं क्योंकि उनको वो बीज चाहिए और नेशंस में वो बीज देना है। होता क्या है कि जब आप एक बार बीज बोते हैं तो दूसरी बार जो बीज तैयार होता है उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती है, क्वालिटी थोड़ी सी गिरती है। यस, तो धीरे धीरे जो है जाएगा, नया बीज आपको खरीदना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है कि उन्होंने कहा कि इसके बाद आप उसका सेल होगा, उसकी परचेज मैं ही करूंगा, तो आपको मार्केट की सिक्योरिटी भी तो मिल रही है। मान लीजिए कि लोगों के दिमाग में होगा कि नहीं, हम यहाँ का चावल नहीं खाएंगे, यहाँ का गेहूं नहीं खाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। किसान को क्या करना होगा कि एग्रीमेंट में वो अपना पक्ष रखे कि हम इन शर्तों में देंगे, भाई 10 साल के देंगे, हमको 5 साल का किया जाए। तो कंपनियां जो है एग्रीमेंट करती हैं, क्योंकि जो कंपनियां होता है वहां भी, यहाँ की कंपनी भी उस कंपनी में इन्वॉल्व होती है और गवर्नमेंट का उसमें सहमति होती है। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि बीज जो है वो एक जीवित चीज है, उसका पेटेंट नहीं किया जा सकता। और अगर हम एक तरफ ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर रहे हैं उसको बचाने की, तो क्या हम अपने पारंपरिक बीजों को ना बचाएं? क्या अगर हम बार बार हाइब्रिड या इस तरह के बीज ही लेंगे तो हमारे बीजों का संरक्षण तो खत्म हो जाएगा? और बीजों को संरक्षित करने की भी एक पूरी जो प्रक्रिया थी वो भी एक तरह से आर्काइव संरक्षित होनी चाहिए। तो दोनों, ऐसा नहीं लगता कि अपोजिट भी हो जाते हैं कई बार? नहीं मैम, उसमें क्या है कि जैसे जब कोर्ट में कोई लिटिगेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट का होता है कि उसको डिसीजन देने ही देने हैं, क्योंकि डिसीजन तो उसको करना है। अब डिसीजन में ये होता है कि किसका लॉयर उसका किस हिसाब से पक्ष रख पाए। लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट, जैसे आज आप देखिए कि हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं मना करता कि आप नेचुरल फार्मिंग कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता है, जैसे एक्सप्रेस वेज बनते हैं, मैं उसका चेयरमैन रहता हूं लैंड यूजर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हो। और जब पेड़ में बड़े बड़े पेड़ कटते हैं, मैं उसका जैसे गवाह रहता हूं, तो मैंने क्या किया, प्रपोजल दिया कि हमें अपने ट्रेडिशन को, जैसे आपने कहा, संरक्षित करना है। तो उसमें प्लान है कि हम उसके दोनों तरफ वृक्षारोपण करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि जो 200 साल पुराने पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको कंपनसेट हम नहीं कर पाते। लेकिन जो बीज की बात है, तो इको फ्रेंडली जो फार्मिंग की बात है या इको सिस्टम के अंदर की बात है, जो हम अपना मींस ट्रेडिशनल फार्मिंग करने की बात है, आज हम लोग उसी की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, जो केमिकल्स के जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको यूज करने की बात नहीं है। नेचुरल फार्मिंग क्या है, और नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो काफी महंगे होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैम मिलेट है, अन्नश्री फल, यहाँ पे होता भी बहुत होगा। अन्नश्री फल है, इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ये क्या है, पहले ये गरीबी का इंडिकेटर था कि बिजरे की रोटी खा रहे हैं या मोटे अनाज की रोटी खा रहे हैं। आज क्या है, वही मोटे अनाज को गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है, क्योंकि ये मेडिकेटेड, इसकी वैल्यू है। मैं मेडिसिन नहीं इसको कह रहा हूं, मेडिकेटेड वैल्यू है, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। और चूंकि आज मिक्सचर का जमाना चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने ट्रेडिशनल जो बीज हैं उनको रोपित न कीजिए, उनको पैदा न कीजिए या उनको संरक्षित न कीजिए। रही बात इसको कॉपीराइट या पेटेंट लेने की, क्योंकि आज की जनरेशन का ये नहीं, ट्रेडिशनल है मतलब परंपरागत है। अगर उस समय लोगों ने ले लिया होता तो शायद ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। क्योंकि लिया नहीं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं, और किसी को प्रयोग करने से रोक नहीं सकते। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। मेरे मतलब को आप समझ रही होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति को राइट है कि वो अच्छा अनाज खाए, मोटा अनाज खाए, मेडिकेटेड वैल्यू का अनाज खाए या नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स को उपभोग करे। उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि आपके लीगल राइट्स वहीं पे समाप्त हो जाते हैं जहां से मेरा लीगल राइट अफेक्ट होता है। तो ये इस दिशा को ध्यान में रखते हुए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि मैं तो उसमें विक्टिम नहीं था, लेकिन यही कारण रहा जिसके कारण उन्होंने ये दिया। लेकिन आप उसका
प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप उसका उपभोग कर सकते हैं। इस पे कहीं किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जी। तो सर काफी बातें इस पे हमने कर लिया। अब हम आते हैं एकदम जो बहस है कि जो एआई के आने के बाद, जनरेटिव एआई के आने के बाद से जो तमाम अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या एक पैरेलल हमें एक लोकल देसी एआई खड़ा करना होगा जो तमाम परंपराओं को ध्यान में रखते हुए चीजों को संरक्षित करे? हाँ मैम, देखिए वर्तमान प्रदेश में जो एआई मॉडल है इसके उपयोग भी हैं और दुरुपयोग भी हैं। जनरली क्या होता है कि जो मिस माइंड के लोग होते हैं वो दुरुपयोग की ओर ज्यादा जाते हैं। आप देखिए तमाम प्रकार के कार्टून या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट, इवन कहते हैं कि चाइना ने तो जो एक कृत्रिम जो है गेहूं राइस तैयार कर दिया है, उसको खाएंगे तो बीमारी ही होगी। तो इसके लिए क्या है कि हम अपने ट्रेडिशनल को संरक्षित करें। गवर्नमेंट का दायित्व है कि गवर्नमेंट इस तरीके के डेवलपमेंट को, मॉडलिंग को, इस तरीके के प्रोग्रामिंग को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और नहीं तो जो लिटरेट पर्सन है वो तो अपने को बचा लेगा, जिसको आप साइबर क्राइम कह सकते हैं, वो तो बचा लेगा। लेकिन जो इलिटरेट पर्सन है उसको नॉलेज ही बेचारा नहीं है, तो वो सफरर हो जाता है। तो इसमें सरकार का रोल, संस्थाओं का रोल ये बढ़ जाता है और निश्चित रूप से उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपनी टेक्नोलॉजी को और डेवलप करना चाहिए। जैसे वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो आज की स्थिति जो है वो सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, और सुरक्षा के मुद्दे पे भी हम वार्ता के लिए अपना अधिवेशन वगैरह हम लोग करते रहते हैं। तो सुरक्षा के मुद्दे पे भी आप देखिए तमाम प्रकार का दुष्प्रचार सोशल मीडिया पे आ रहा है कि ये इनको उड़ा दिया, ये उनको उड़ा दिया। वो कहीं ऐसा नहीं, जो वास्तविक स्थिति है उससे कहीं परे है। तो सरकार को ऐसे इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उसको चेक करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम एआई का जो उसके जो फीचर्स हैं, जो पॉजिटिव फीचर्स हैं, जिससे कि हम इकोनॉमी का ग्रोथ कर सके या अपना संरक्षण सुरक्षित रख सकें, उसका प्रयोग करना चाहिए। अदरवाइज उसको ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि पनिशेबल ऑफेंस है, इसका आप मिसयूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सर और क्या क्या आप बताना चाहेंगे बौद्धिक संपदा में, अगर हम आगे बढ़ें, या फिर बौद्धिक संपदा में आपने बहुत अच्छी एनफोर्समेंट इसके लिए जागरूकता क्या बहुत जरूरी है? हाँ, इसके लिए ये बौद्धिक संपदा अधिकार बहुत अच्छी चीज है, और जब लोग इसको जान जाएंगे तो इससे उनके व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सोसाइटी का और स्टेट का भी डेवलपमेंट होता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। 2-3 मेरे पास एग्जांपल्स हैं। चूंकि मैं रिसर्चर रहा हूँ और रिसर्च संस्थाओं में रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में करीब 30 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने जो पाया अपनी रिसर्च में, तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अयोध्या का नाम सुनी है, प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पे बड़ा हुआ है, और मैं वहां से कंसर्न करता हूं। हर साल वहां पे दीपावली के अवसर पर दिव्य दीपोत्सव होता है। तो वहां पे ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी में ही हम दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम करते हैं। तो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर रहा। उस डिपार्टमेंट को मैंने ही स्टेब्लिश किया अपनी यूनिवर्सिटी में। तो वहां की फैकल्टी डॉक्टर श्वेता द्विवेदी के वर्क को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। तो उन्होंने करीब 80,000 प्रज्वलित दीपों से 3D इम्पैक्ट का दिया बनाया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूरा का पूरा दीपोत्सव कार्यक्रम गया। और उन लोगों ने इसका जीआई टैग या कॉपीराइट या पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे भी सामूहिकता की बात है, क्योंकि जो दिव्य दीपोत्सव है गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के साथ हम यूनिवर्सिटी वाले लोग 30,000 हमारा बच्चा उसमें लगता है, और फाइन आर्ट के बच्चे स्पेशल रूप से एक डिजाइन बनाते हैं, और डिजाइन भी हमारा आईपीआर का एक पार्ट है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि जब आप इतना सुंदर सा, जिसको कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्क जा रहा है, उसको पेटेंट के लिए आप लोग जाइए। तो मैंने उनको सपोर्ट किया। जो मैंने कहा कि सोसाइटी का ये जिम्मेदारी है, तो मैंने मैडम द्विवेदी को सपोर्ट किया और कहा, उनको तरीका बताया कि आप इस तरीके से पेटेंट में जा सकती हैं। तो वो पेटेंट क्लेम कर दिया गया है। तो जो वो वर्क होगा, अब जैसे वो उनका वर्क है, उसको कोई दूसरा कॉपीराइट नहीं कर सकता। कहीं और आप दिया जलाएंगे तो उस मॉड्यूल को जब लेंगे तो बगैर इनके कंसर्न के उसको आप प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इस रूप से उत्तराखंड में भी हो सकता है कि उत्तराखंड में हमको सोचना होगा कि हमारे जो भी आर्ट या जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। एक मॉडल तो ये हुआ कि जो टूरिज्म को डेवलप करेगा, या आर्ट और कल्चर की बात हम कर ले। दूसरा, एक मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपने एग्रीकल्चरिस्ट की बात की, तो वहां पे हमारे यहाँ बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आदिवासी लोग ज्यादा हैं, गरीब तबके के लोग ज्यादा हैं। तो अब गरीब तबके के लोगों के वर्क को कैसे हम कॉपीराइट या पेटेंट के अंतर्गत ले आए। तो वहां पे गेहूं की खेती होती थी, और उसको कटाई करने के बाद जो उसका डंठल होता था उसको लोग पुआल के रूप में जला देते थे, क्योंकि उसका जो कास्ट आता था प्रोसेस करने में, उससे कहीं कम कास्ट में जला देते थे, खाद का काम करता था। और उसका लेकिन बैड इम्पैक्ट ये होता था कि इन्वायरमेंट जो है पोल्यूटेड हो जाता था। मैंने इस पर रिसर्च किया, और एक लखनऊ विश्वविद्यालय की रिसर्चर रही है, उसने उस पर रिसर्च किया। तो मैंने उनको बताया कि गरीब तबके के लोगों में
क्षमता बहुत होती है। जैसे वो लोग उनको धैकार वहां पे बोलते हैं, SC ST वर्ग के लोग को गरीब होते हैं तो वो मौनी डलवा ये सब सुंदर सुंदर आर्टिस्टिक वर्क को बनाते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि डंठल से क्या ये भगवान की मूर्तियां बना सकते हैं और या कोई भी ऐसा आर्टिस्टिक वर्क बना सकते हैं। तो उन लोगों ने मैम बनाया, कोई ट्रेनिंग नहीं, वो फोटो रखे और वो डंठल से उन्होंने बनाया। तो शंकर जी की मूर्ति और जो है प्रभु श्री राम की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाया। इसका जो कास्ट आता है वो लागत आई 100 से 125 रुपए। और कोई भी उनका पेंटिंग का वर्क, चूंकि ये हमारा परंपरागत वर्क है, उस परंपरागत वर्क को वो 1500 से 2000 के रूप में बेच ले रहे हैं। अब आप देखिए, तो मैंने कहा कि इस वर्क को भी इनके नाम, ये गरीब लोग हैं, आप कॉपीराइट करवा दीजिए, ये इनका वर्क है। तो वो स्पेसिफिक है, उनकी भी मैंने प्रोसेसिंग की, मैंने उनकी फाइलिंग कराई। अब उनको मिलता है नहीं मिलता ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रोसेस एज ए प्रोफेसर, एज ए रिसर्चर मैंने जो हेल्प हो सकती थी उनको कराया। लेकिन अयोध्या में मैंने उनके लिए स्टॉल फ्री कराया शासन से कह के कि अपने प्रोडक्ट को लाते हैं तो उनसे भाड़ा ना लिया जाए स्पेस का। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी परंपरागत विधाएं हैं, जो मेथोडोलॉजी है, तो ये दो तरीके से सोसाइटी को लाभ कर रहा है। तो उनको इनकम और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोग अपनी, और दूसरा अपने कल्चर को हम संरक्षित करने में सफल हो रहे हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है उसको हम संरक्षित करने में सफल हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था, उस प्रदूषण से हम उसको बचाने में सफल हो जा रहे हैं। तो ये 2-3 मैंने केस स्टडी किया। उत्तराखंड में भी इस तरीके की संभावनाएं हैं। मुझको बहुत दुख होता है जब मैं उत्तराखंड विजिट करता हूँ तो यहाँ की चोटियां वो जो है ट्रीलेस हो जा रही हैं, मतलब वो जैसे कह सकते हैं आपकी पौधे कम हो जा रहे हैं। तो हमें पिरुल बड़ी तादाद यस तो हाँ, चीड़ के पेड़ वो गिर जाते हैं, उसके पत्ती से जंगल। सर पिरुल से इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पिरुल से बहुत अच्छी बास्केट्स बनाई हैं महिलाओं ने, समूह ने। हाँ। तो ये पिरुल का इस्तेमाल इस तरह से महिलाएं कर रही हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद है कि वो कई बार बहुत कम हो जाता है। हाँ, लेकिन सरकार को उनको प्रमोट करना चाहिए। जैसे इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, छत्तीसगढ़ में वो पूरा फॉरेस्ट लैंड है, छत्तीसगढ़ में विजिट भी किया। तो वहां पे जो तेंदू का पत्ता होता है जिससे कि बीड़ी बनती है, तो उसकी लगे से अभ्रंशन होता है, आग लग जाती है, तो पेड़ का। तो गवर्नमेंट ने वहां पे एक इनिशिएटिव लिया कि तेंदू का पत्ता जब आप बेचेंगे तो महीने मतलब कलेक्ट कीजिए और गवर्नमेंट को दे दीजिए। 10,000 रुपए महीने वो देते हैं। तो उससे क्या हुआ कि आग की समस्या का समाधान हो गया। और वहां का जो गरीब आदमी है जिसको कोई कार्य नहीं, वहां भी आदिवासी लोग बहुत हैं, तो उनको जो है रोजगार मिल गया, इनकम मिल गया। तो इस तरीके का कार्य भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने स्टडी किया कि यहाँ पे जो लोगों को नेचर की ओर, चूंकि नेचर ही यहाँ का मुख्य मीन्स आप कह सकते हैं कि हाँ ऑप्शन है, और जो आपका रिलीजियस टूरिज्म है वो भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। तो इको फ्रेंडली टूरिज्म को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। और निश्चित रूप से बड़े पौधे लगाने होंगे। गमले में पौधा लगाने से यहाँ की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि प्रमोशनल स्कीम चलाए, जो लोग ऐसा करें उनको प्रमोट करे, उनको अवार्ड करे, उनको सम्मानित करे, जिससे 10 लोग और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पे भी वृक्षारोपण कार्यक्रम हो और बताया जाए कि हम अपने नेचर को कैसे संरक्षित कर सकते हैं और इसको कैसे लीगल राइट के अंतर्गत ला सकते हैं। ये हर व्यक्ति का आधार है। कहीं ना कहीं जो आपका IPR है, इसके साथ साथ ह्यूमन राइट भी जुड़ा हुआ है। तो IPR जब ज्यादा से ज्यादा होगा तो ह्यूमन राइट अपने आप संरक्षित होगा और उससे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट के साथ समृद्धशाली उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। तो काफी बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी आपने सर दी। और चलते चलते संदेश आपका क्या होगा फिर लोगों के लिए, कि यही कि आप लोग अवेयर हुए और अपने चीजों को आप GI टैग में भी लाएं। यस। और अपने नवाचारों को। मेरा उत्तराखंड के सम्मानित जनता से, जो हमारे पासुदी श्रोतागण हैं, उनसे यही निवेदन है कि जो भी कार्य करें उस कार्य की वैल्यू को समझें और उसको जरूर उसका जो लीगल राइट है वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। सपोज कीजिए कि आपको जानकारी नहीं है तो आप कंसर्निंग यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, किसी सम्मानित व्यक्ति के पास जा सकते हैं, आप अपने जनप्रतिनिधि के पास जा सकते हैं। और इन संस्थाओं का, इन लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि जो इलिटरेट पर्सन है उसकी वो मदद करें। तो हम सब लोगों को मीन्स सोचना होगा इसके बारे में और निश्चित रूप से अपने आप को इस दायरे में ला। एक इकोनॉमिस्ट हुआ है केन क्रॉस, कहता है कि विकास हो ही नहीं सकता यदि ये लोगों के मन में नहीं होगा। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं उसको हम, जैसा आपने कहा, GI टैग में लाएं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत उसको अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट को आवेदन भेजें और निश्चित रूप से सरकार वो करेगी और उसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो प्रयास करना होगा कि आपका जो भी इंटेलेक्चुअल राइट है तो इंटेलेक्चुअल राइट लीजिए, प्रोडक्टिव राइट है तो उसको प्रोडक्टिव लीजिए, यदि कमर्शियल है तो कमर्शियल लीजिए। मैंने सारे टाइप्स आपको बताए हैं। तो उस रूप में आप अपना विकास करने के साथ साथ स्टेट और अपने क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया सर, इतनी कीमती जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको बौद्धिक अधिकार संपदा कानून के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू भी बाद में करते रहेंगे, बहुत सारी जानकारियां लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।